ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वाले पार्ट के अंदर सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 है ए गेम ऑफ चेस। ए गेम ऑफ चेस ये वेस्टलैंड का सेकंड पार्ट है, गेम ऑफ चेस। इस गेम ऑफ चेस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो टाइटल है ना, ये एक तो इसने लिया है ए गेम एट चेस। इसका जो मिडलटन का ये आप कह सकते हैं कि मिडलटन का एक नॉवल था, मिडलटन, टॉमस मिडलटन का नॉवल था ए गेम एट चेस। वहां से इसने ये हेडिंग लिया है और इसमें गेम, आप पूरे इस पार्ट में पढ़ेंगे कि खेल हो रहा है। गेम ऑफ चेस मतलब गेम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये सेक्स की बात करेगा, ये लस्ट की बात करेगा। आप देखना इसमें दो कहानियां बताई गई हैं। इस गेम ऑफ चेस जो सेकंड पार्ट है, इसमें दो लड़कियों के बारे में बताया गया। एक लड़की तो है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली की है, वो ना एक बहुत ही आप कह सकते हैं इलीट सोसाइटी से है, और एक है बिल्कुल नॉर्मल लड़की जो आप कह सकते हैं लोअर क्लास की। हायर क्लास की लड़की है, एक लोअर क्लास की। इन दो लड़कियों की कहानी है और दोनों ही ये कह सकते हैं कि दोनों के साथ में ना एक गेम ऑफ चेस हो रहा है। दोनों का जो है ना सेक्स के लिए और अपने पार्टनर के लिए दोनों वेट कर रही है। दोनों का लेवल अलग है, दोनों का वे ऑफ वेटिंग अलग है, बट यस बोथ आर वेटिंग फॉर देयर लवर्स कि दे विल कम एंड दे विल हैव अ गुड टाइम, रोमांटिक टाइम। ठीक है ना, तो वो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और गेम ऑफ चेस की अगर हम बात करें तो ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। और ये जो आप लाइन अब पढ़ने वाले हैं, द चेयर शी सैट इन और ग्लोड ऑन द मार्बल, ये एक लड़की है जो वेट कर रही है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहानी एक थी एंटोनी और क्लियोपात्रा की, जो ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, उससे हम जोड़ेंगे इसको। एंटोनी और क्लियोपात्रा, एंटोनी लवर है और क्लियोपात्रा उसकी बिलव्ड है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी जो शी है ना, इसके अंदर ये शी क्लियोपात्रा नहीं डीडो है। कुछ कहते हैं क्लियोपात्रा है, क्लियोपात्रा जो कि अपने लवर एंटोनी का वेट कर रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि डीडो है। ये रेफरेंसेस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चेयर के बारे में बताया गया है जिसपे क्लियोपात्रा बैठी हुई है और अपने लवर का वेट कर रही है, उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये एक कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर दो इंसिडेंट हैं। एक हायर क्लास की है क्लियोपात्रा या डीडो, और एक लोअर क्लास की, इसका नाम है लिल। लिल नाम से वो लड़की आएगी जो पब में बैठी हुई है और ये अपने आलीशान महल में बैठी हुई। आप देखना, इमेजिनेशन करना, एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान मैंशन है, एक पैलेस है जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की बिल्कुल तैयार अपने, जिसे कहते हैं ना वो, मुझे सजना है अपने सजना के लिए, आज सजना है सजना के लिए, इस टाइप से कुछ वो बिल्कुल सज धज के तैयार होके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, और एक शानदार कुर्सी पे बैठी हुई है। चमकती हुई कुर्सी के ऊपर मार्बल शाइन हो रहा है और वहां पे है ना कैंडल्स लगी हुई हैं और पूरे घर में है ना से फ्लैशिंग हो रही है, चकाचौंध हो रही है कह सकते हो आप। एंड शी इज वेटिंग फॉर हर लवर। और एक तरफ एक लड़की है लिल, जो पब, एक बार में बैठी हुई है अपने कुछ दोस्तों के साथ में, और अपने हस्बैंड जो कि आर्मी से लड़ाई लड़के आ रहा है क्योंकि उसको छुट्टियां दे दी गई है, उसको रिटायरमेंट दे दिया गया है। अब वो अपनी वाइफ से मिलने आएगा, तो वो भी अपना हस्बैंड का वेट करे, बट उसकी हालत बहुत खराब है। वो बिल्कुल सज धज नहीं रही है, वो उसके दांत टूटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। उसको लोग समझा रहे हैं, उसके दोस्त समझा रहे हैं कि तुम थोड़ी तैयार तो हो जाओ, तुम्हारे हस्बैंड आने वाले हैं। लेकिन वो कह रही कि मेरा तो भैया शरीर ही खराब हो चुका, मेरे तो इतने सारे मैंने अबॉर्शन करवा लिए, मेरे बाल झड़ रहे हैं, दांत झड़ गए। तो उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तू अच्छी बन, तैयार हो, वरना वो किसी और के साथ चला जाएगा, तुझे वो छोड़ देगा। इस तरह की दोनों बातें यहाँ पर होती है। तो पहली वाली बात, एक हाई क्लास की लड़की है जो वेट कर रही है अपने लवर का अपने शानदार आलीशान महल के अंदर। तो देखिए कैसे हो, द
चेयर शी सैट इन, एक चेयर जिस पर वो बैठी हुई है। कौन? क्लियोपात्रा या डीडो। लाइक अ बर्निश थ्रॉन, वो बिल्कुल बर्निश थ्रॉन है, चमकीला। बर्निश होता है बिल्कुल जैसे आग लगती है तो जो आग लगने से जो वो चमक होती है ना उठती, वैसी चमक उसकी वो चेयर से आ रही, बिल्कुल वेल पॉलिश्ड फर्निश्ड चेयर है उसकी। लाइक अ बर्निश थ्रॉन, एक चमकीले सिंहासन की तरह एक चेयर है, उस पर बैठी हुई है। और देखो लाइक, लाइक आ गया मतलब सिमली का यूज किया गया, एक सिमली का यूज किया गया। लाइक अ बर्निश थ्रॉन, एक चमकीले थ्रॉन की तरह उसका चेयर दिखाई दे रही है। ग्लोड, जो शाइन कर रहा है, ग्लोड शाइनिंग, जबरदस्त शाइन कर रहा है। ऑन द मार्बल, मतलब नीचे जो फर्श है उसके महल का वो मार्बल से बना हुआ है, और वो जो चमक है चेयर की वो मार्बल में दिखाई दे रही है। इतनी चमक उसके मार्बल में है और इतनी चमक उसके उस चेयर में है, वो दिखाई दे रही है। वेयर द ग्लास, और वहां पर एक ग्लास भी है, मतलब शायद उसके सामने उसकी ड्रेसिंग टेबल हो और सामने ग्लास लगा हो। तो ग्लास है। हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स, जो कांच रखा सामने ड्रेसिंग टेबल का जो कांच है, उस कांच के नीचे एक फ्रेम है लकड़ी का, और उस लकड़ी के ऊपर स्टैंडर्ड रॉड विद फ्रूटेड वाइन्स, जैसे लकड़ियां होती है ना, तो उस लकड़ी के ऊपर ऐसे वाइन्स, वाइन्स मतलब जो है ना एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, लकड़ी के ऊपर नक्काशी हो रखी है, बेल बूटे फूल बनाए हुए हैं। आप देखना अपने घर में जाकर के आज ही, या आप घर पे बैठे अगर आप क्लास देख रहे हैं तो अपने घर में जो सोफा होगा ना, उस सोफा पे आप देखना नीचे से ना डिजाइन बना के रखते हैं, पत्तियां, फूल, शेर का मुंह, है ना, इस तरह से बना के डिजाइन रखते हैं। तो ऐसे उसकी जो चेयर है, वो जो ग्लास है, चेयर भी हो सकता है, और सामने जो ग्लास है जो उसकी ड्रेसिंग टेबल का, उस ड्रेसिंग टेबल का ग्लास जिस लकड़ी के फ्रेम पे लगा हुआ है उसके ऊपर रॉट, रॉट मतलब कार्विंग हो रखी है, कार्व्ड, उकेर रखा है। फ्रूटेड वाइन्स, ऐसे ना बेल बूटे बना रखे हैं, फूल पत्तियां बना रखी हैं उसके ऊपर। फ्रॉम विच अ गोल्डन क्यूपिडिन पीप्ड आउट, और उसके ऊपर क्यूपिड भी बना हुआ है, गोल्डन क्यूपिडिन, गोल्डन कलर का क्यूपिड बना हुआ है। क्यूपिड होते हैं, आप कह सकते हैं लव के सिंबल होते हैं, है ना, प्यार के प्रतीक होते हैं, जो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भाई, जैसा हम देखा हो ना फूल ऐसे वो दिल सा बना होता है, आपने देखा हो, और उस दिल में एक एक बंदा होता है जो, है ना, उसके पंख लगे होते हैं, और उसके हाथ में एक एरो और वो बो होता है, और एक आंख से अंधा सा होता है, छोटा बच्चा पंख से लगा हुआ उड़ रहा है वो, ठीक है ना, वो क्यूपिड होता है। मासूम सा बच्चा जो लव का देवता होता है, उसका लव के देवता का बच्चा कह सकते हो आप क्यूपिड। पीप्ड आउट, वो ना उस जो डिजाइन बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, कार्विंग हो रखी है, उससे ना जो झांक के देख रहा है, पीप आउट हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो देख रहा है। अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग, एक दूसरा और है जिसने अपनी आंखों को अपने पंखों के पीछे छिपाया हुआ है, उसने अपनी आंखों को पंखों के पीछे छिपाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग उसपे क्यूपिड्स बने हुए हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच कैंडलेब्रा, और वहां पर एक 7 ब्रांच का कैंडेलेब्रा भी है। कैंडेलेब्रा क्या होता है? एक कैंडल स्टैंड, एक कैंडल स्टैंड है, एक मोमबत्ती का स्टैंड है, जिसपे ना 7 ब्रांच बनी हुई है, स्टैंड है जिसपे ना 7 ऐसे अलग अलग ब्रांच निकली हुई है, जिसपे 7 मोमबत्तियां रखी जा सकती हैं। उन 7 कैंडल से और ज्यादा शाइनिंग हो रही है, और जो कमरे की चमक ऑलरेडी ग्लो कर रहा था रूम, वो उसकी चमक डबल हो गई है। डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच कैंडलबरा, बहुत ही शानदार नजारा देखो उसके रूम का। उस 7 ब्रांच कैंडलबरा से उस कमरे की चमक और ज्यादा हो गई है। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, जो ड्रेसिंग टेबल है उस पे उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां सामने बैठी है अपने आप को तैयार कर रही है, और उस मोमबत्ती के स्टैंड से वो रोशनी उस कांच पे पड़ रही होगी, वो चमक रही है और ज्यादा डबल हो रही है रोशनी।
द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स। अब जो उसके ज्वेल्स हैं, उसने ना गहने पहने हुए हैं, क्लियोपात्रा ने, डीडो ने गहने पहने हुए हैं, और वो गहने भी उस रोशनी में चमक रहे हैं, रोज टू मीट इट। और वो जो गहने हैं उस रोशनी से, रोशनी और गहने ऐसे आपस में शाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों से मिल रहे हैं, आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गजब की चमक उस पूरे रूम में चकाचौंध हो रखी है, कह सकते हैं, शाइनिंग, ग्लोइंग, सब कुछ वहां पर है। फ्रॉम satin cases poured in rich profusion। ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हुई है सामने, और सामने एक सैटिन बॉक्स है, सैटिन केसेस हैं, बॉक्सेस हैं जिसमें परफ्यूम रखे हुए हैं, poured in rich profusions। परफ्यूम्स की शीशियां, फाइल्स रखी हुई हैं, वाइल्स रखी हुई हैं, फाइल्स रखी हुई हैं, जो आइवरी की बनी हुई हैं या कलर्ड ग्लास की बनी हुई हैं। उस सैटिन बॉक्सेस में कुछ आइवरी और कलर्ड ग्लास की, हाथी दांत की और कांच की बनी हुई कुछ शीशियां हैं, वाइल्स हैं, मतलब फाइल्स हैं, शीशियां हैं जिनमें खुशबू आ रही है, सेंट आ रहा है, और वो पूरा रूम जो है ना वो परफ्यूम्ड और सेंटेड हो रखा है। ये नजारा उस रूम का है दोस्तों। आगे देखिए, अनस्टॉपर्ड, वो खुशबू आना रुक ही नहीं रही है। लव्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम्स, लव्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम्स। उन शीशियों से ना जो सिंथेटिक परफ्यूम है, वो असली परफ्यूम नहीं है, बनाते हैं ना से, बनाते हो परफ्यूम जो बनते हैं, वो परफ्यूम जो है उसकी खुशबू आ रही है, अलग अलग खुशबू आ रही है ना। और फिर देखिए आप, ये कह रहा है ऑन गवर्नड, पाउडर्ड और लिक्विड, ट्रबल्ड, कंफ्यूज्ड। अब वो क्या कर रही है, वहां पे कांच है, कुर्सी है, चमक है, सामने ग्लास लगा हुआ है और परफ्यूम रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद अनगवर्नड, यानी कि ऑइंटमेंट, क्रीम, तरह तरह की क्रीम है जो इसको सुंदर बनाएंगी, ऑइंटमेंट है, पाउडर है, टेल्कम पाउडर वो यूज करती है, लिक्विड, लिक्विड मतलब लिपस्टिक, लिपस्टिक वो यूज करने वाली है, और ट्रबल्ड है, कंफ्यूज है, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, कौन सी क्रीम लगाऊं। इट मीन्स शी हैज मैनी ऑप्शंस, शी हैज मैनी चॉइसेस, कि कौन सी क्रीम यूज करनी है, कौन सा पाउडर यूज करना है, कौन सा परफ्यूम यूज करना है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, किसके साथ क्या मैच करना है। घंटों वो उस ग्लास के सामने बैठ के तैयार हो रही है और कंफ्यूज हो रही है। एंड डाउन द सेंस इन ऑर्डर्स, और वहां पर ऑर्डर्स, खुशबू आ रही है, सेंट आ रहा है, स्टिर्ड बाय द एयर, स्टिर यानी मूव्ड बाय द एयर। उसके घर में खिड़की है, उस खिड़की से एयर आ रही है, उस एयर से, उस सेंट की शीशों जब एयर निकल रही है इससे, तो वो ऑर्डर, वो खुशबू पूरे कमरे में फैल रही है, मूव कर रही है। दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से फ्रेश एयर आ रही है ना, उससे वो और ज्यादा, उससे फ्रेश एयर मिल करके कमरे के माहौल को और ज्यादा सेंटेड बना रही है, परफ्यूम बना रही है, फ्रेग्रेंटेड कर रही है। दीज असेंडेड, इससे ये चीज और बढ़ रही है, असेंड बढ़ना, डिसेंड कम होना, बढ़ रही है। इन फेटरिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स, और वो हवा जो होती है ना, उस हवा से जो कैंडल की फ्लेम्स हैं, हवा टकराएगी तो कैंडल की फ्लेम भी हिलती है, मूव होती है, और एक चमक, अलग तरह से नजारा नजर आता है। तो इस तरह का सीन है। आगे देखिए, इसी के रूम का सीन और दिखाया जा रहा है। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लेक्वीरिया, लेक्वीरिया को आप देखना गूगल करके, लेक्वीरिया बहुत ही खूबसूरत छत होती है, डेकोरेटेड रूफ, सीलिंग होती है जो थोड़ी सी है ना, फोर सीलिंग कहते हैं इसको हम लोग। एक छत होती है, छत से नीचे कुछ डिजाइन बनाया जाता है, उसको आप लेक्वीरिया कह सकते हैं। और जो ये सेंट की जो स्मोक है, जो खुशबू है, या जो उन कैंडल्स की जो स्मोक है, वो ऊपर कहां तक जा रही है, लेक्वीरिया तक। मतलब इसके घर में फोर सीलिंग, डेकोरेटेड, खूबसूरत छत है, वो भी नजारा यहां दिखाने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, कॉफर्ड सीलिंग मतलब वो लेक्वीरिया ही है,
ये जो कॉफर्ड सीलिंग है, ये दोनों चीजें एक ही बात है, डेकोरेटेड। ये जो डेकोरेटेड सीलिंग है ये बहुत ही खूबसूरत है, और यहां तक वो स्टीयरिंग मतलब मूविंग करती हुई ये जो सेंट है, ये जो लाइट है, ये ऊपर कॉफर्ड सीलिंग तक लेकवीरिया तक जा रही है। तो पूरा खूबसूरत नजारा है जी उस घर का, आलिशान। ह्यू सी वुड फेड विद कॉपर। और वो जो आप लेकवीरिया देख रहे हैं, वो जो कॉफर्ड सीलिंग देख रहे हैं, उस पर डिजाइन बनाए गए हैं समुद्र की वनस्पति के, सी वुड। वहां पे एक है ना, जैसे होता है ना कि सी वुड होता है जो समुद्र के नीचे जो खूबसूरत जो कोरल एरिया होता है, जो खूबसूरत नजारे होते हैं, वो 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 पेड़ पौधे, वो मछलियां, डॉल्फिन, वो बनाए गए हैं ऊपर विथ कॉपर बर्न ग्रीन। लाल रंग के या ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के कलर से उनको बनाया गया, फ्रेंड बाय द कलर्ड स्टोन। अलग अलग रंग बिरंगे पत्थर से उनको बनाया गया है, ऊपर डिजाइन बनाए गए। फिर देखिए, इन विच सैड फाइट अ काव डॉल्फिन स्वैम। उन्हीं के अंदर एक डॉल्फिन, एक जो क्या बोलते हैं, एक फिश होती है काइंड ऑफ, वो तैरती हुई नजर आ रही है। छत के ऊपर उसको कार्व किया गया है। अबव द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्ले। एक एंटीक मेंटल, मतलब मेंटल होता है जैसे कहते हैं ना, एक स्लैब होती है, जैसे खासकर इनके अंग्रेजों के यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो एक घर में एक फायर प्लेस होता है इनके आग जलाने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए, उसके ऊपर एक मेंटल, एक सिल बना देते हैं। एक सिल होती है ना, जो एक सिल रख देते हैं उसके ऊपर, एक पत्थर रख देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं उसको, और उसके ऊपर एक डॉल्फिन तैरती हुई कार्व की गई है, डिजाइन बनाया गया है। और एज द विंडो गैव अपॉन द सिल्वन सीन, ये जो लाइन है ना, विंडो गैव अपॉन द सिल्वन सीन। सिल्वन होता है कंट्री साइड, गांव का, कंट्री साइड, देहात का, गांव का, पेस्ट्रल। ये पेस्ट्रल सीन है कह सकते हैं। और ये जो सेम लाइन है, आप देखना, ये सेम लाइन जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट दिखाया ना, उसमें भी ये नजारा है। उसमें जो सैटर्न होता है ना, वो सेल्विन सीन देखता है खिड़की से, उसको ईडन गार्डन की तरह दिखाई देता है दृश्य। तो ये कहीं ना कहीं ये वो रेफरेंस है दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर। इट वॉज लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज ईडन गार्डन। वहां से अगर आप देखोगे विंडो से, तो पूरा घर का जो नजारा है वो ईडन गार्डन, जो स्वर्ग का जो गार्डन है, ईडन गार्डन, बिल्कुल उसकी तरह ये दिखाई दे रहा है। सिल्वियन सीन जो है उस खिड़की से ईडन गार्डन की तरह। और ये लाइन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में यूज की है। जब सैटर्न बाहर से स्वर्ग को देखता है तो उसको वो ईडन गार्डन बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। तो ऐसे कुछ खूबसूरत नजारा उसके घर का है। और फिर अब देखो, ये वाली बात उसने मिल्टन वाली लाइन से उठा ली, यहां से उसका रेफरेंस दे दिया, ये सब बातें हो गई। अब देखो अचानक उसने चेंज कर दिया, द चेंज ऑफ फिलोमन। एक नई कहानी आ गई, फिलोमन। ये फिलोमल की कहानी है, जिसमें एक बारबरस किंग होता है, एक राजा होता है, उसकी वाइफ होती है, उस वाइफ की छोटी बहन होती है फिलोमन। उसकी वाइफ का नाम होता है प्रोक्ने, ठीक है ना। उसकी ये छोटी बहन है फिलोमन। ये जो बारबरस किंग है, जिसका नाम यहाँ पर आप देखें तो वो टेरियस है, टेरियस, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? टेरियस। ये राजा है टेरियस, उसकी वाइफ है प्रोक्ने। तो ये फिलोमल जो है ना, अपने बहन से मिलने आती है उसके घर पर, और वहां पर जो बारबरस किंग है, जो निर्दयी राजा है, वो उसको ना ह्यूमिलेट करता है, इसको रेप कर देता है। फिलोमल उसको रेप कर देता है। ये बात वो अपनी बहन प्रोक्ने को बताती है कि बहन, तुम्हारे हस्बैंड ने, जीजाजी ने मेरा ऐसा कर दिया। अब वो दोनों सिस्टर्स रिवेंज लेने का डिसाइड करती है कि इसने इतना गलत किया है, मेरी छोटी बहन साथ रेप किया। तो दोनों बहनें मिलकर एक प्लानिंग बनाती हैं, और क्या करती हैं, एक दिन वो खाना बनाती हैं, और जो राजा होता है ना किंग, इसका जो बेटा था, उसी बेटे को काट पीट के खाने में उसको खिला देती है, उसी की सब्जी बना देती है, कह सकते हो आप। और वो खाता है, जिसको पता चलता है कि तो मेरा ही बेटा है, मैंने मेरे बेटे को खा लिया, और इसकी माँ ने ही इसको ऐसे बना दिया। उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो तलवार लेकर इनके पीछे भागता है,
और अभिशाप देता है उनको, और फिलोमल को तो नाइटिंगेल बना देता है, और जो प्रोक्ने है उसकी वाइफ उसको स्वेलो, एक चिड़िया बना देता है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है दोनों को, फिलोमल को नाइटिंगेल बना देता है और उसकी वाइफ को, प्रोक्ने को, वो स्वेलो बना देता है। मतलब ऐसा अभिशाप मिल जाता है उनको, इतना बड़ा पाप उन्होंने किया, और फिर उनका पाप कम होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इस नए जमाने में ऐसा नहीं है, वेस्टलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका हो भी जाएगा ना, तो आपको भगवान नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका मन ही नहीं है भगवान को पाने। लेकिन वहां उस जमाने में कुछ गलत किया तो आपके साथ आप सफरिंग करोगे, कष्ट भोगोगे, तो आपको सेल्वेशन, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज के जमाने का आदमी ऐसा कोशिश करता भी नहीं। तो ये वो कहानी है दोस्तों, फिलोमल की कहानी, जिसके अंदर फिलोमल जो है उसको नाइटिंगेल बना देता है, और उसकी बहन प्रोक्ने को स्वेलो बना दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने किंग के बेटे को चॉप करके किंग को ही खिला दिया था। किंग का नाम है टेरिसियस, और बहन का नाम है प्रोक्ने। इसकी जो बहन है फिलोमल की, उसका नाम है प्रोक्ने। ये सब कहानियां मैं आपको अलग से फिर पढ़ाऊंगा दोबारा से, ठीक है ना। अभी तो एक बार आप यहाँ समझ लीजिए। तो ये कहानी का सीन वहां फिलोमल का है, अचानक यहाँ पे दे दिया ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं। सो र्यूडली फोर्स, उस टेरियस ने, उस राजा ने उस लड़की फिलोमल को र्यूडली फोर्स किया, उसको रेप किया, उसका बलात्कार किया। येट दे आर द नाइटिंगेल, फिर भी उसको नाइटिंगेल बनाया गया। रेप उसने किया और सजा भुगतनी पड़ी फिलोमल को, वो नाइटिंगेल बन गई। फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवॉलेबल वॉइस, इनवायलेबल, अनब्रेकेबल। इनवायलेबल मतलब अनब्रेकेबल, अपने अनब्रेकेबल वॉइस से रो रो करके वो इस डेजर्ट को उसने अपनी आवाजों से भर दिया। वो रो रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, फिर भी मुझे नाइटिंगेल बना दिया गया, सुनो सुनो सुनो, मैं कितना दुख भोग रही हूं। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है इस वेस्टलैंड में। तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे को, कोई तुम्हारे से सीख नहीं लेगा। सब लोग ऐसे रेप करते रहेंगे, ऐसी लड़कियां दुख भुगतती रहेंगी, बेचारी इनकी जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। इस वेस्टलैंड में तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। फिलोमल, तुम मत गाओ गाने, यहाँ कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। ये सब लोग इरिलीजियस हो गए, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है। ये सब लोग ना पॉल्यूटेड हो गए हैं। तो वो अनब्रेकेबल वॉइस से पूरे डेजर्ट को भर रही है। एंड स्टिल शी क्राइड, अभी भी बेचारी रोई है। स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज, अभी भी लोग लड़कियां ऐसे रो रही हैं, उनका रेप हो रहा है। अभी भी वर्ल्ड लड़कियों के पीछे ऐसे परस्यू, पीछे भाग रहा है, उनको रेप कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। जग जग टू डर्टी ईयर्स, इन जो डर्टी ईयर्स है ना, ये जो मॉडर्न मैन है, जो ये मनी माइंडेड लोग हैं, ये जो सेक्स और लस्ट और इनके पीछे भाग रहे हैं ना, इनको ये तुम्हारी जो नाइटिंगेल की वॉइस है ना, ये इनको समझ में नहीं आती। इनको नाइटिंगेल की जो वॉइस है वो भी इनको जग जग नजर आती है, जग जग। इनके लिए तो ये आवाजें जग जग ही हैं। जग जग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जग जग वो साउंड है जब लड़का और लड़की, मैन और वुमन, मेल और फीमेल, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और जब वो बहुत ज्यादा इंटीमेट होते हैं, तो एक प्रकार का साउंड आता है उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जो साउंड होता है जग 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 जग। उस तरह का साउंड इन मॉडर्न मैन को सुनाई देता है। नाइटिंगेल की वो आवाज सुनाई नहीं देती। इनको तो उसमें भी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट, डिजायर नजर आती है। जग जग की साउंड इन डर्टी, गंदे कानों को सुनाई देती है। इनके कानों पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम were told upon the walls, staring forms leaned out, leaning, hushing the room enclosed। और जो रूम है जो बंद है, उस अभी देखो वापस उस क्लियोपात्रा की बात कर रहा है। बीच में फिलोमल का जिक्र कर दिया। जो क्लियोपात्रा है वो विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, विदर्ड मुरझाई हुई जो स्टम्प्स होते हैं ना, फसल के जो मेन फसल काट लेते हैं अनाज को, और जो ठूंठ छोड़ देते हैं, स्टम्प्स, स्टेम, तना छोड़ देते हैं। अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, जो ये मुरझाए हुए जो तने हैं, वो टोल्ड अपॉन द वॉल्स। इन मुरझाए हुए तनों की और इन बर्बादियों की कहानियां वो जो लड़की है क्लियोपात्रा, उसके
जो रूम का जो नजारा है, उसकी जो वॉल्स दीवारें हैं, उन दीवारों पर इनकी कहानियां कही गई है। फिलोमल की कहानी भी उसकी उस दीवार पर है कि एक लड़की है, एक राजा है, उसको नाइटिंगेल बना दिया गया। इस तरह के ना चित्र उस दीवार पर कार्विंग कर रखे हैं, वो उस लड़की को भी दिख रहे हैं, बट स्टिल शी इज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटीज। फिर भी वो शिक्षा नहीं ले रही। स्टेरिंग फॉर्म्स, वो घूर रही है, उन पिक्चर्स को देख रही है, फिलोमल को देख रही है, उसके रेप के सीन को उसके सामने चल रहा है उस पिक्चर के थ्रू। लीन्ड आउट, लीनिंग, हशिंग द रूम एंड क्लोज, वो झुक रही है, हशिंग, रफा दफा कर रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तभी उसको फुट स्टेप्स सफर्ड ऑन द स्टेयर, उसके घर के बाहर जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से कुछ चहलकदमी की आवाज आती है। कोई आ रहा है ऊपर। कौन आ रहा है? फॉर होम शी इज वेटिंग, जिसके लिए वो वेट कर रही है, उसका लवर वो ऊपर आ रहा है सीढ़ियों से। अंडर द फायरलाइट, उन सीढ़ियों पे फायरलाइट जली हुई है। अंडर द ब्रश हर हेयर, अब वो जैसे ही आता है तो वो जो उसके जो उसने वो स्टैंड लगा रखा है, 7 कैंडल्स लगा रखी हैं, सामने ड्रेसिंग टेबल है, अब वो वहां बैठी हुई है। और जैसे उसको लगा कि अब वो आ रहा है, वो फटाफट लास्ट मोमेंट पे ना फाइनल टच दे रही है, टच अप कर रही है अपने बालों को कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए मेरे फैशन में, कहीं कुछ कमी ना रह जाए मेरे मेकअप के अंदर। वो लास्ट में अपने बालों को ब्रश कर रही है, हर हेयर। फिर देखिए आप, spread out in fiery points, spread out in fiery points। fiery means यहाँ पर वो फायर है, वो लाइट है, वो रोशनी है, उसकी रोशनी में उसके बाल फैले हुए हैं। glowed into words then would be savage still, वो जो बाल चमक रहे हैं वो थोड़ी देर में savagely still हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे savagely। जब वो रोमांटिक एक्टिविटी करेंगे तो बाल थोड़े बिगड़ेंगे भी बाद में, लेकिन अभी तो कर रही है। My nerves are bad tonight, बोलती है अपने लवर को कि आज ना मेरा थोड़ा सा ऐसे मन दुखी दुखी सा हो रहा है। My nerves are bad tonight, आज ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा मुझसे, मुझे तुम मुझसे बात करो, मुझे थोड़ा ना कच्चा कच्चा फील हो रहा है। बोलते ना कुछ लोग, मुझे कच्चा कच्चा फील हो रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं कि साहब मुझे थोड़ा ना हैवी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, यस बैड, मुझे बुरा लग रहा है, स्टे विद मी, तुम आओ, तुम मेरे साथ रुको, मुझसे बात करो। ऐसे ही केवल आके सेक्स करके चले मत जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। व्हाई डू नेवर स्पीक, स्पीक, तुम मुझसे कभी बात क्यों नहीं करते हो, कभी नहीं करते बात तुम मुझसे। ये अक्सर ना आज के जमाने में लड़कियों की शिकायत है लड़कों से कि तुम्हें ना केवल एक ही चीज दिखती है, तुम तो बस एक ही चीज के पीछे पड़े हो, तुम कभी मुझसे बात ही नहीं करते हो, तुम कभी मेरी बातों को समझते ही नहीं हो, तुम मेरे दिल की बात नहीं सुनते हो। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो मुझसे। यू नेवर स्पीक, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या ये बैठे बैठे क्या सोच, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझसे बात करो। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट थिंकिंग व्हाट, मतलब लड़का लड़की से कतई बात नहीं कर रहा है, ये कह सकते हैं। पता नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ है, किन चीजों में खोया हुआ है, वो बात नहीं करना चाहता। व्हाट, आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम सोचते क्या हो, तुम क्या सोच रहे हो, तो कभी मुझे तो बताओ, बैठो, स्टे विद मी, टॉक टू मी, स्पीक टू मी। आई थिंक वी आर इन रैट्स एले, ऐसे लगता है जैसे हम लोग एक रैट्स एले में हैं। रैट्स एले मतलब जैसे होता है ना कि एक भेड़ चाल में है, जैसे सब लोग जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, हम बात तो करते ही नहीं है, हम लोग दिल की बातें समझते ही नहीं एक दूसरे की, हम तो रैट्स एले में हैं। Where the dead man lost their bones, जहां ये जो डेड मैन है ना, जिनको जमीन में गाड़ दिया गया है, इनकी तो बोन्स भी लॉस्ट हो गई हैं। यहाँ लोगों का धर्म खत्म हो गया है, लोगों की स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है। ये लोग मतलब ऐसे वो सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने, दे है ना, मतलब उनका लॉस्ट बोन्स, लाइफ हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। अब आदमी का मतलब लाइफ का मीनिंग खत्म हो गया, और जो डेड मैन है मरने के बाद भी अब कुछ नहीं मिल रहा,
जैसे होता है ना, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, वो नहीं मिलने वाला। वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, लॉस्ट द बेस्ट, जो जो डेड मैन है उनकी बोन्स लॉस्ट हो गई हैं, उनकी बोन्स खत्म हो गई हैं, हड्डियां नहीं रही, पानी नहीं रहा आपके अंदर, आपके अंदर दम नहीं रहा, आप मरने के बाद भी आपको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दीज लाइन्स आर क्लोजली रिमिनिसेंट ऑफ पैसेज ऑफ द इजिकल। ये इजिकल की लाइन से आपको बिल्कुल ऐसे मिलती जुलती मिलेंगी। इजिकल ने भी ऐसा कहा था, देयर लाइफ इज अ लिविंग डेथ। उन्होंने कहा था कि इजिकल मतलब जो इजराइल के अंदर जो ऐसी बातें करते हैं ना इस तरह धर्म की, तो इजिकल एक कैरेक्टर है वहां पर। तो देयर लाइफ इज लिविंग डेथ, इनकी जो लाइफ है वो मौत है। एंड डेथ फॉर देम कैरीज नो होप ऑफ सैल्वेशन, और मरने के बाद भी सैल्वेशन की कोई उम्मीद नहीं है, बर्बाद होना है सबको बस। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग मरने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी जिंदगी खराब है, हम अच्छा नहीं कर रहे। सोचो तो सोचो, थिंकिंग करो, थिंक, वो ऐसा कहती है। और ये कहीं ना कहीं आई थिंक, ये आई जो है ना उस लड़की के लिए भी कह सकते हैं, और ये वापस टायरसियस के लिए भी कह सकते हैं। टायरसियस इन सब बातों से कहता है कि भैया अब मरने के बाद भी हमारी मुक्ति नहीं है। ठीक है ना। और देखिए आप, व्हाट इज दैट नॉइस, फिर बात चल रही है कि व्हाट इज दैट नॉइस, वो शोर क्या हो। वो लड़का जो सोच रहा है ना, वो अपनी प्रेमिका से बात करता है, उसके रूम में है और लव मेकिंग करने वाले, तो बोलता है कि आवाज कहीं की आ रही है, व्हाट इज दैट नॉइस, वो शोर क्या है। द विंड अंडर द डोर। लड़की बोलती है अरे कुछ नहीं है, क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं है, तुम तो जो करने आए हो करो, डरो मत, चिंता मत करो, ये तो एक हवा चल रही है, दरवाजे के नीचे हवा है, उससे दरवाजा बज रहा होगा, तुम डर क्यों रहे हो। द विंड अंडर द डोर, व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, अब ये आवाज कहाँ की आई, व्हाट इज द विंड डूइंग, ये हवा कर क्या रही है, क्यों बजा रही है गेट को बार बार। वो लड़का मेंटली अपसेट है अभी। नथिंग अगेन नथिंग, लड़की बोलती कुछ नहीं है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। कहती है तुम कुछ जानते नहीं क्या, तुम कुछ देखते नहीं क्या, तुम कुछ अब कुछ पता नहीं क्या, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ भी बात नहीं हो पा रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, और जिंदगी इतनी फ्यूटाइल, इतनी वेस्ट लग रही है, बिल्कुल वेस्टलैंड का नजारा आ रहा है। डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, इस तरह की बातें उनके बीच में होती है। ठीक है ना। आई रिमेंबर दोज आर द पर्ल्स दैट वर हिज आईज। अब देखो ये ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे फनीसियन सेलर की, जो द टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने जिक्र किया था कि वो जो फनीसियन सेलर था वो ड्राउन हो गया था, डूब गया था, और उसकी आंखें पर्ल्स की तरह चमक रही थी, उनको वापस जिक्र कर दिया गया। एक्चुअली क्या होता है, फनीसियन सेलर जमीन वो डूब गया, और डूबने के बाद वो वापस आया चमकती आंखों से, पर्ल्स की आंखों से, और उसका एक तरह से सेल्वेशन हो गया, उसकी ने उसको मुक्ति मिल गई उसको। वो उस जमाने में तो होता था। एफिजी को, ऑस्टरिस को आप डालते हो जमीन के अंदर और उससे नए स्प्राउट होता है, जर्मिनेशन होता है, वो पहले होता था। आज अगर आप मरोगे ना तो आप वापस पल की आंखों से नहीं आओगे, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने तो बुरे कर्म किए होते हैं। आज आपको सैल्वेशन आपको नहीं मिलने वाला, रिडेम्पशन नहीं मिलने वाला, आपका प्योरिफिकेशन नहीं होने वाला है। अब वापस नहीं आओगे आप चमकती आंखों से। आर यू अलाइव और नॉट। अब लड़की बोलती है तुम जिंदा हो कि नहीं, इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, क्या भूसा भरा पड़ा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो। बट ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीरो 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 भी कह सकते हो आप, नथिंगनेस, निहिलिज्म की बता रहा है, व्यर्थता बता रहा है, फ्यूटिलिटी बता रहा है। दैट शेक्सपियरियन रैग, ये जो शेक्सपियरियन रैग है, इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, इतना एलिगेंट है, इतना एलिजेंट इंटेलिजेंट है। उसकी बात फिनिशिंग की बात करते हैं, वो तो जो है उसका तो वापस पुनर्जन्म हो गया, वो तो सही हो गया। लेकिन तुम डफर हो, तुम ड्यून्स हो। ठीक है ना। तो ये ओ जो है ये सजेस्ट कर रहा है फ्यूटिलिटी को, नथिंगनेस को। ठीक है ना। तो ये लाइन भी कहीं ना कहीं उस शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ही है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है ना।
तो आगे देखिए, What shall I do now? What shall I do? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? I shall rush out as I am. अब मैं जा रहा हूं, बस मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाला हूं। जो उसका लवर है वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, एंड वॉक द स्ट्रीट, बस अब वो जिन सीढ़ियों से आया था उनसे उतर के वापस गली में जाना चाहता है। With my hair down, so what shall we do tomorrow? वो लड़की से बोलती है कि my hair down, so what shall we do tomorrow? अब हम कल क्या करेंगे? What shall we ever do? तो लड़की बोलती है जो हमेशा करते हैं हम तो वही करेंगे वापस, तुम कल फिर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगी, ठीक है ना, और फिर वापस हम लोग वही लव मेकिंग और फिजिकल लव और सेक्सुअल लव करेंगे। आज तो तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा, तुम दुखी लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, बट कोई बात नहीं, कल फिर आ जाना, कल हम वही करेंगे। What shall we do tomorrow? What shall we ever do? जो हम हमेशा करते हैं वही तो हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात क्लियोपात्रा और एंटोनी के बीच में हो रही है। एक मॉडर्न जो लवर है, जो बिलव्ड है, वो ऐसी बातें करते हैं, तो कहां से इनका सेल्वेशन होगा, कहां से इनका रिडेम्पशन होगा? द हॉट वाटर एट 10। फिर देखो अपना टाइम टेबल उतारा, कल क्या करेंगे, तो कह रहा है कुछ नहीं, वही डेली रूटीन, वही सब कुछ जो हमेशा करते हैं वो हम कल फिर करेंगे। कहां दिक्कत आ रही है, हम कल वापस वही करेंगे। द हॉट वाटर एट 10, ऑफिस के लिए निकलेंगे, 10 बजे पानी गर्म करेंगे, एंड इफ इट रेन्स, और बारिश हो गई तो कोई बात नहीं, क्लोज कार एट 4, 4 बजे कार में बंद होके वापस आ जाएंगे ऑफिस से, 10 बजे आएंगे, शाम को 5-6 बजे आने के बजाय हम जो है वो 4 बजे वापस आ जाएंगे। एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, और फिर हम गेम ऑफ चेस खेलेंगे, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज करेंगे। वी विल हैव फन, वो करेंगे हम लोग, ये करेंगे। और क्या करेंगे? प्रेसिंग लिडलेस आईज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, आंखें बंद करके मैं तुम्हारा डोर पर इंतजार करूंगी कि तुम कब नॉक करो और कब तुम्हें अंदर ले लूं मैं कमरे के अंदर। वही जो हमेशा करते हैं वही करेंगे, तुम नॉक करोगे दरवाजे पर, आई विल वेट फॉर यू, बस, और क्या। ओके, तो इसके बाद जो है ना, ये एक जो क्लियोपात्रा एंटोनी जो कहानी चल रही थी, या डीडो कह सकते हो जो कहानी चल रही थी, एक हायर क्लास की जो लेडी थी, उसकी बात यहाँ पे अब खत्म हो गई दोस्तों, ठीक है ना, वो पूरी बात यहाँ पर खत्म हो गई है। और अब एक नया कैरेक्टर आएगा जो गेम ऑफ चेस में दूसरा कैरेक्टर, लोअर क्लास की एक लड़की है लिल। अब ये लिल की कहानी आपको देखनी है। देखो दूसरे वाले पार्ट में अब हमें लिल की कहानी देखनी है। एक गेम ऑफ चेस में जो लिल वाली बात है वो क्या है, लिल्स हस्बैंड। लिल एक कैरेक्टर है जो बार में बैठी है, पब में बैठी है, एक पब सीन आएगा। अब जो है इसमें बचे हुए पार्ट में पब का सीन है। एक बार में एक लड़की लिल है जो बैठी हुई है, उसकी एज आप कह सकते हैं लगभग 31 ईयर्स ओल्ड है, 31 साल की। इसमें बताया गया है, जिक्र कहीं किया गया कि यू आर नाउ 31 ईयर ओल्ड। वो अपने हस्बैंड अल्बर्ट के बारे में बात कर रही है। उसका हस्बैंड है अल्बर्ट, जो नेवी में, वो मिलिट्री में था, और वहां से वो डिमॉब होके आ रहा है, मतलब अपनी सर्विस खत्म करके वो आ रहा है घर पे। तो वो अपनी सहेलियों के साथ पब में बैठी हुई है। अब जो लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चल रही थी अभी क्लियोपात्रा ने पिछले हायर क्लास की लेडी वाले सीन के अंदर, अब वो जो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड हो जाती है, बिल्कुल वर्नाक्यूलर एक लैंग्वेज, और कॉमन पीपल की लैंग्वेज में अब यहाँ बात चलेगी, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। When Lil's husband got demobbed, जब लिल के हस्बैंड को डिमॉब किया जाएगा। डिमॉब मतलब होता है मिलिट्री सर्विस से एक तरह से ऐसे ना रिटायरमेंट मिल जाना, कि भाई ठीक है। ये एक्चुअली इसके जो हस्बैंड थे ना, लिल के हस्बैंड, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला, उसके बाद वो घर पे आ रहे डिमॉब होकर, सर्विस से डिमॉब होके। आई सेट, मैंने कहा, आई यहां पर आप कह सकते हैं टायरसियस के लिए यूज हुआ है। टायरसियस सब जगह मिलेगा आपको,
ये हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, सब पता है इसको, ओमनीसाइंट है। इस पूरी कहानी का नरेटर यही है। ये लिल के साथ उस बार में, उस पब में बैठा हुआ है और ये उससे कहता है कि व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब, कि जब लिल के हस्बैंड डिमॉब हो जाएंगे, मैंने कहा आई डिडंट मिन्स माई वर्ड्स, आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने अपने शब्दों में कुछ मिन्सिंग नहीं की, कुछ छुपाया नहीं, ऐसे ना ऐसे शब्दों को विदाउट मिन्सिंग, बिना मिलाए, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने कहा। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने खुद ने उससे कहा, मैंने उससे कुछ कहा। उससे पहले बार में जो बार टेंडर है, जो बार के अंदर आपको वाइन सर्व करते हैं, बियर सर्व करते हैं, वो आपको बोल रहा है एक्चुअली क्या है स्थिति। जो समय है ना वो लेट हो रहा है, रात लेट हो गई है, इनको बैठे बैठे काफी देर हो गई है और वो कह रहा है कि सर अब चलने का समय हो गया, बंद करना है। तो ना हरी अप प्लीज इट्स टाइम, बार टेंडर बोल रहा है हरी अप, जल्दी करें प्लीज इट्स टाइम, ये समय हो गया, इट्स टाइम। ये ऐसा ना 5 टाइम्स बोलेगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हरी अप प्लीज इट्स टाइम, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स। तो बोलता है हरी अप प्लीज इट्स टाइम, नाउ अल्बर्ट्स कमिंग बैक। अभी देखो ये बात चल रही थी, ये तो बीच में आवाज आ गई ऐसे, ये तो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ गई। वो बात चल रही है कि लिल के हस्बैंड आने वाले थे, तो मैंने बिना मिन्सिंग किए हुए उससे कहा, क्या कहा, नाउ अल्बर्ट्स कमिंग बैक। अल्बर्ट कौन है दोस्तों, लिल के हस्बैंड का नाम। अल्बर्ट कौन है, लिल के हस्बैंड का नाम है। नाउ अल्बर्ट्स कमिंग बैक, अब अल्बर्ट वापस आ रहे हैं। मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, तुम थोड़ी सी ना अपने आप को स्मार्ट बना लो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड आने वाले हैं डिमोब होकर के, वो 4-5 साल बाद आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुम थोड़ी अच्छी लगने की कोशिश करो, अच्छी बनो, स्मार्ट बनो थोड़ी सी, ठीक है ना। He'll want to know what you done with that money he gave you, वो तुमसे जानना चाहेंगे, तुमसे पूछेंगे, he want to know what you done with that money he gave you, मतलब what you had done, तुमने उसके पैसे क्या किया जो उसने तुम्हें दिया था। तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा, तुम अपनी कैसी हालत बना रखी हो, वो तुम्हें पैसे भेजता तो था, तो तुमने उस पैसे का अपनी खूबसूरती के लिए यूज क्यों नहीं किया, वो तुमसे पूछेगा। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, एक काम करो, तुम्हारे जो दांत निकल गए हैं नए दांत लगवा लो, तुम नए दांत लगवा लो। He did, I was there, उसने कहा था ऐसा और मैं वहां था, यानी कि टायरसियस भी उसके साथ वहां पर था। तो कहता है कि दांत लगवा लो, डेंचर करवा लो, तुम नए दांत लगवा लो। He did, I was there, मैं भी वहां था। मैं कौन, टायरसियस, किसके साथ था, उस लड़ाई में वो भी साथ था उसके हस्बैंड अल्बर्ट के साथ। यू हैव देम ऑल आउट, तुम एक काम करो, यू हैव देम ऑल आउट, ये है पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे, किसी से काम करवाने के लिए होता है पॉजिटिव वर्ब। तुम उन सबको बाहर निकलवा लो, तुम्हारे पुराने खराब दांत हैं उनको बाहर निकलवा लो, लिल, एंड गेट अ नाइस सेट, और एक बढ़िया चमकते नए अच्छे दांतों का सेट लगवा लो। ही सेड, उसने कहा, आई स्वेयर आई कांट बेयर टू लुक एट यू, उसने कहा था मुझे, तुम्हारे हस्बैंड अल्बर्ट ने, कि वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुम इतनी गंदी लगती हो, तुम्हारे दांत नहीं है, सड़े हुए बेकार दांत हैं, इन दांत को तो चेंज करवा लो, वो आने वाला है। उसने कहा था कि वो दांतों को सहन नहीं कर सकता। एंड नो मोर कैंट आई, और सही बताऊं तो मैं भी नहीं कर सकता। टायरिसियस जब उसका दोस्त साथ में पब में बैठे हुए वो शराब पी रहे हैं, वो कहता है कि मैं भी नहीं तुम्हारे दांतों को, तुम्हारे चेहरा देख के मुझे भी समझ में नहीं आता कुछ। आई सेड, मैंने कहा, आई सेड भी कई बार रिपीट होता है इसमें। एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, जब मैं नहीं कर सकता, बेचारे पुअर अल्बर्ट के बारे में तो सोचो, उस बेचारे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तो सोचो। He's been in the army 4 years, 4 साल से वो आर्मी में लड़ाई लड़ रहा है, 4 साल, 1914 से 1918 तक वो उस लड़ाई में था। 4 साल बाद तुमसे वो मिलेगा। He wants a good time, निश्चित है वो तुम्हारे साथ अच्छा समय गुजारना चाहेगा। तो प्लीज थोड़ा तैयार हो जाओ, नए दांत लगवा लो, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करो। एंड इफ यू डोंट गिव इट हिम,
और अगर तुम उसको वो अच्छा टाइम नहीं दोगी ना, कोई और दे देगा। अरे तुम नहीं दोगी अच्छा समय, उसके साथ अच्छा समय नहीं गुजारोगी, वो किसी और के पास चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगी बावड़ी? सोचो तो सही। अब बोलते ना, अरे बावड़ी तू क्या करेगी? उस हिसाब से वो उसको समझा रहा है। देयर इज अदर्स विल, तो कोई दूसरा आ जाएगा, वो उसको अच्छा वक्त दे देगा, उसके दिन को बढ़िया बना देगा। आई सेड, मैंने कहा, ओ इज देयर, शी सेड, हाँ ये बात तो सही है, समथिंग और दैट, आई सेड, हाँ कुछ तो करो, मैंने कहा। समझा रहा है उसको। देन आई नो हु टू थैंक, शी सेड, देन आई नो, मैं जान जाऊंगी हु टू थैंक, किसको कहूं, किसके कारण मेरी ऐसी लुक हुई है। गिव मी अ स्ट्रेट लुक, मेरी ऐसी दशा किसने की, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें आज। अब वो अपनी कहानी बता रही है कि जो उसकी हालात हुई है, उसका जो बूढ़ी जैसी नजर आती है, उसके दांत जो गिर गए हैं, वो इसकी हालत क्यों हुई। देखिए वो बताने वाली, तभी आवाज आती है, अरे अब प्लीज इट्स टाइम। ये आवाज कहां से आ रही है? बैकग्राउंड में पीछे से कौन बोल रहा है? बारटेंडर। दूसरी बारी आवाज आ रही है, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, मैंने कहा, इफ यू डोंट लाइक इट देन आई नो हु थैंक, सेड, तो बात हो गई। अब वो बोलता है कि इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना, यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, तो तुम एक काम करो, इन्हीं से काम चलाओ, कोई बात। अदर्स कैन पिक, कोई दूसरी आएगी तुमसे अच्छी, एंड चूज इफ यू कांट। अदर्स कैन पिक, वो तुम्हारे पति को पिक करके ले जाएगी, वो तुम्हारे चुरा लेगी तुम्हारे हस्बैंड को, एंड चूज इफ यू कांट। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, चूज कर लेगी उसको, तुम्हारे पति को। अगर तुम नहीं कर पाओगी, तुम नहीं कर सकते, तो कोई और कर लेगी। इफ यू कांट, तुम नहीं कर सकते, कोई और पिक एंड चूज कर लेगी उसको, तुम बैठी रह जाओगे ऐसी। बट इफ अल्बर्ट मेक्स ऑफ, अगर अल्बर्ट मेक ऑफ करता है, इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टाइम, ठीक है ना। इफ अल्बर्ट मेक्स ऑफ, इट विल नॉट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, यू ऑट टू बी असेंट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, टू लुक सो एंटीक, कि तुम इतनी पुरानी दिखती हो। जो अल्बर्ट है वो किसी और के साथ मेक ऑफ कर लेगा, क्योंकि तुम बहुत एंटीक दिखाई देती। एंटीक मतलब ओल्ड, तुम बुढ़ी नजर आती हो, पुरानी नजर आती हो। ओनली 31, जबकि तुम्हारी एज केवल कितनी है? 31 है, लेकिन तुम बहुत ही बुढ़ी सी नजर आती हो। आई कांट हेल्प इट, शी सेड, पुलिंग अ लॉन्ग फेस। अब वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अपना दुखी चेहरा बनाते हुए। पुलिंग अ लॉन्ग फेस मतलब ये इडियम है, मतलब दुखी सा चेहरा, चेहरा लटका करके बोलती है, चेहरा लटका के बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इट्स डैम पिल्स आई टुक, ये मेरी हालत हुई किस वजह से? पिल्स की वजह से। मैंने वो पिल्स, वो दवाइयां ली थी। कौन सी दवाइयां? जो बता रहा थोड़ी देर पहले, अबॉर्शन करवाने के लिए। बीच में पेट में बच्चा आया, उसको खत्म करवाना है। आजकल मॉडर्न सोसाइटी में लड़कियां लड़के बहुत कर रहे हैं, करवा रहे हैं दूसरे के साथ, कि उन्होंने कहीं सेक्स किया, पेट में कुछ बच्चा आया, उसको उन्होंने अबॉर्ट करवा दिया। और लड़कियां शादी से पहले, ये आज की बात बता रहे हैं हम लोग, ये इंग्लैंड में 100 साल पहले होता था, हमारे इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में ये चीजें आज खूब हो रही हैं। कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, दे आर अबॉर्टिंग, उनका पूरा शरीर खराब हो रहा है, वो समय से पहले बुढ़ी हो जाएंगी, पूरा शरीर खोखला हो जाएगा, उनका पूरा सिस्टम हिल जाएगा अंदर से। ऐसी खराब, भयानक, बिल्कुल हैवी डोज की ये पिल्स होती हैं। वो पिल्स उसने भी खाई, लिल ने पिल्स खाई है। ध्यान रखें, ये पिल्स आपके शरीर को खराब कर सकती है। ये भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है। Damn pills I took to bring it off, जो पेट में बच्चा था ना, उसको ब्रिंग ऑफ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए दवाइयां ली। उसने कहा she had 5 already, क्योंकि उसके 5 बच्चे तो पहले से ही हो रखे थे, 5 already, and nearly died of young George। और जो यंग जॉर्ज था, जो बच्चा पैदा हुआ, वो दवाइयों से उसने मारा था।
छठा बच्चा उसने मार दिया, अभी हाल ही में मारा है। द केमिस्ट सेड, और केमिस्ट ने कहा था इट वुड बी ऑल राइट, कि दवाइयां लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, दवाई ले लो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने, केमिस्ट ने ऐसा कहा। बट आई हैव नेवर बीन द सेम, लेकिन दवाइयां लेने के बाद मैं कभी भी वैसी नहीं रह पाई, उतनी मजबूत, उतनी स्ट्रांग, उतनी खूबसूरत, उतनी नौजवान मैं नहीं रह पाई, मेरा शरीर खराब हो गया उन दवाइयों के लेने के बाद। यू आर अ प्रॉपर फूल आई सेड, मैंने कहा, मैंने मतलब टायरिसियस, फिर समझा रहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, तुम तो पक्की पागल हो, प्रॉपर फूल हो, तुम तो पक्की फूल हो। वेल इफ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन, अगर अल्बर्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा ना, देयर इट इज आई सेड, मैंने कहा देख लेना अकेला छोड़ेगा, व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन। अब बताओ कि अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते तो फिर तुमने शादी क्यों की? टायरसिस कहता है उसको। अरे औरत का काम तो बच्चे पैदा करना ही तो है शादी करने के बाद, ऐसा टायरसियस कह रहा है, ध्यान रखना मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, डोंट टेक इट इन अदर वे। तो टायरसियस कह रहा है तुमने शादी की तो बच्चे तो पैदा होंगे, फिर दुखी क्यों हो रही हो तुम, बच्चे पैदा करो, क्या दिक्कत है? फिर देखो, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, वापस आवाज आई तीसरी बार बारटेंडर की, जल्दी करो भैया टाइम हो गया है। वेल दैट संडे अल्बर्ट वाज होम, फिर क्या हुआ, संडे को होम पे, घर पे आने वाला है अल्बर्ट। दे हैड अ हॉट गैमन, बढ़िया गैमन, एक मीट होता है, पोक, जो पिग होता है, सुअर स्वाइन, उसका मीट होता है, जो बहुत अंग्रेज खाते हैं उसको, बहुत मीठा, एक काइंड ऑफ मीट होता है गैमन। वो लोग संडे को मिलेंगे, बढ़िया गर्मा गर्म गैमन खाएंगे। एंड दे आस्क्ड मी टू डिनर, उन्होंने मुझे भी डिनर पे बुलाया। अल्बर्ट आ गया घर पे, अल्बर्ट ने और उसकी वाइफ लिल ने मुझे मिलाया, क्योंकि बुलाया, मैं उनका कॉमन फ्रेंड था, टू गेट, खाना खाने के लिए, एंड टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट हॉट्स, वो जो गर्मा गर्म खाना था उसकी खूबसूरती को पाने के लिए, उस खाने खाने के लिए। और तभी पीछे से फिर दोबारा आवाज आती है, भाई अब तो लेट हो गए, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, अब समय हो गया है, प्लीज अब चलिए। और फिर वो जाने का वक्त हो जाता है। और फिर जब जाते समय, ये जो आजकल मॉडर्न एज में ऐसा खूब होता भी है, लोग बोलते हैं इस तरह से जब विदा होते हैं, तो ये देखो, ये सेंटेंस आपको, अब एक शेक्सपियर का दूसरा एक नाटक का जिक्र हुआ यहाँ पे, हेमलेट। हेमलेट में इस तरह का डायलॉग लास्ट में, जो उसकी कैरेक्टर है ऑफेलिया, वो ऐसा बोलती है, ऑफेलिया, ठीक है ना। तो ये वही लाइन आ गई, देखो कुछ वैसा ही कॉपी किया टीएस इलियट ने, जैसा कि हेमलेट में, हेमलेट के अंदर ऑफेलिया एक कैरेक्टर बोलती है, कुछ वैसा कॉपी किया इन्होंने। और यहाँ पर वो आपस में जब बाहर से, पब से दूर निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो बात करते हैं, गुड नाइट बिल, ये दोस्त है इन्हीं का कॉमन, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, ऐसे कुछ लड़के लड़कियां साथ में है वहां पे, गुड नाइट बिल, गुड नाइट लो, गुड नाइट मे। जो यहाँ पर बिल है एक लड़का है, लू एक लड़की है, और मे भी एक लड़की है। ये ऐसे ये दो तीन लड़कियां हैं, टायरसियस है, लिल है, ये आपस में गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, ये दोनों लड़कियां हैं, लू और मे। गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट, गुड नाइट। ये गुड नाइट 10 टाइम्स यूज हुआ है, 10 बार यूज हो रहा है। गुड नाइट, 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 और गुड नाइट 9, और एक गुड नाइट 10। हरी अप इट्स टाइम 5 टाइम्स यूज हुआ है, और गुड नाइट 10 टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा हेमलेट में ऑफेलिया ने भी बोला था, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट, गुड नाइट स्वीट 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 नाइट, स्वीट लेडीज, इस तरह से बोल करके ऑफेलिया भी जाती है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी आपका खत्म हो जाता है। ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, गेम ऑफ चेस। पहला पार्ट था द बेरियल ऑफ डेड। ये 2 पार्ट दोस्तों हमने सेक्शन में पढ़ लिए हैं, ये आपने देख लिए।
अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका सबसे लंबा, द लॉन्गेस्ट सेक्शन, फायर सरमन, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर उसके अगले पार्ट में हम लोग सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 4 थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे गुड नाइट वाली बात है, कहां से ली ऑफेलिया और ये सब कुछ, इन सबको मैं एक बार आपको और बताने वाला हूं। एक पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इस वेस्टलैंड पोएम में से आपके लिए। फिर लास्ट पार्ट में हम लोग उन क्वेश्चन आंसर्स पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये वाली जो दोनों पार्ट है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली यू विल हैव एंजॉयड इट, यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, आई होप सो। ओके गाइस, तो इसी उम्मीद के साथ में सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।